Hello everyone. We are going to start class 7th NCERT History Chapter 4 The Mughals 16th to 17th Century. इसे एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Ruling as a large territory of as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. तो जो मिडल एजेस थी ना उस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जितना बड़ा टेरिटरी हो जिसमें इतने सारे तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग तरह के कल्चर्स भी फॉलो किए जाते हैं तो इसको रूल करना वास्तव में काफी डिफिकल्ट टास्क माना जाता था. तो वहीं देखो क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रीडिसेसर्स द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. तो देखो मुगल से पहले जो राजा थे ना उन्होंने जो अपनी किंगडम्स बनाई थी डायनेस्टीज चलाई थी वो कुछ ही समय के लिए चलती थी, ज्यादा लंबी सरवाइव नहीं करती थी. लेकिन इनके अपोजिट मुगल्स ने एक एम्पायर बनाया और जो कि सोचने में मुश्किल लगता था ना वो अचीव भी किया. उनकी जो एम्पायर बनी मुगल डायनेस्टी वो काफी लंबे समय तक रूल कर पाई. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 7th century they controlled nearly all of the subcontinent. तो देखो 16वीं शताब्दी के लेटर हाफ में मतलब कि 1550 से थोड़ा सा आगे का समय जो है उसमें उन्होंने अपनी किंगडम का एक्सपेंशन आगरा और दिल्ली से भी ज्यादा किया और 17वीं शताब्दी तक तो उन्होंने कॉन्टिनेंट का लगभग सारा हिस्सा ही अपने कब्जे में ले लिया था. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rules, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. तो देखो जब उन्होंने अपना राज्य किया मुगल्स ने तो मुगल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का स्ट्रक्चर था और गवर्नेंस का जो आइडिया रहता था ना उनका वो काफी अच्छा था और उनके जब मुगल डायनेस्टी का रूल खत्म हो गया ना तब भी उन्होंने एक इतनी अच्छी पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ दी कि उनके बाद के जो सक्सेसिव रूलर्स थे ना सब कॉन्टिनेंट के वो भी उसको इग्नोर नहीं कर पाए. उन्होंने भी उनके मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से काफी कुछ सीखा और अडॉप्ट भी किया. और आज की डेट में भी देखो तो आप इंडिपेंडेंस डे पर ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमेशा रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से दिल्ली में इंडियन ऑडियंस को मतलब इंडियन जनता को एड्रेस करते हैं. और ये रेड फोर्ट था ये मुगल एम्परर्स का ही रेजिडेंस था. Who were the Mughals? मुगल्स कौन थे? The Mughals were the descendants of two great lineages of rulers. जो ये मुगल्स थे ना दो महान वंशवली से आ रहे हैं, दो ग्रेट lineages से आते हैं मुगल्स, ये उनके डिसेंडेंट्स हैं. मदर की साइड से जो रूलर्स मदर की साइड से ना मुगल्स गेंगिस खान के डिसेंडेंट्स है. गेंगिस खान वो मंगोल रूलर था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया के काफी पार्ट्स पर रूल किया है. और फादर साइड वो तिमुर के सक्सेसर्स है. तिमुर जो थे ये ईरान इराक और मॉडर्न डे टर्की के रूलर थे. लेकिन मुगल्स को ना ये पसंद नहीं था उस टाइम पर कि वो मुगल या फिर मंगोल कहलाए, मतलब वो अपनी मंगोलियन आइडेंटिटी को पसंद नहीं करते थे. इसका रीजन ये था क्योंकि गेंगिस खान को जब भी याद किया जाता था ना तो उनको इसीलिए याद किया जाता था क्योंकि वो वास्तव में बहुत सारे लोगों के मैसेकर से रिलेटेड थे. मतलब बहुत सारे आम जनता निर्दोष गेंगिस खान के कारण मौत को प्राप्त हुए थे. इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स. तो मुगल्स ना अपने मंगोल कॉम्पिटिटर उज़्बेक से भी लिंक्ड है. ऑन द अदर हैंड द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री, not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398. तो देखो मुगल्स को अपनी जो मदर साइड की इंसेस्ट्री थी मंगोलियन इंसेस्ट्री वो तो पसंद नहीं थी लेकिन तिमुरिड इंसेस्ट्री का उनको काफी गर्व था. उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि उनके जो ग्रेट एंसेस्टर्स थे ना उन्होंने 1398 में दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था. उन्होंने ये जो अपनी जीनियोलॉजी है ना कि तिमुर से खुद को एसोसिएट करते हैं वो ये उसको काफी सेलिब्रेट भी करते हैं इस तरह से कि हर रूलर ना मुगल्स का अपनी एक पिक्चर बनवाता है खुद की और तिमुर के साथ, खुद की तिमुर के साथ में. मुगल मिलिट्री कैंपेन्स देखो जो बाबर थे ना वो पहले मुगल एम्परर थे. जो देखो बाबर ने 1494 में थ्रोन ऑफ फेरगाना पर सक्सीड कर लिया था जब वो सिर्फ 12 साल के थे. मतलब 12 साल के थे ना जब तभी बाबर थ्रोन ऑफ फेरगाना पर राजा बनकर बैठ गए थे. लेकिन फिर उनको उनके एंसेस्ट्रल थ्रोन को ना मतलब थ्रोन ऑफ फेरगाना को छोड़ना पड़ा क्योंकि दूसरा मंगोल ग्रुप था जिसको उज़्बेक्स कहा जाता था. उज़्बेक्स ने उनको फोर्स किया छोड़ने के लिए.
तो फिर काफी साल भटकने के बाद बाबर ने ना काबुल पर 1504 में कब्जा कर लिया, और 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी पानीपत में हरा दिया और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। तो देखो, मुगल ना रूल ऑफ प्रिमोजिनेचर में बिलीव नहीं करते थे। मतलब कि जो होता है ना कि एल्डेस्ट सन को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी फादर की, मुगल्स का बिलीफ इसमें नहीं था। बल्कि मुगल्स जो है ना वो मुगल और तिमुरिड कस्टम को फॉलो करते थे। मतलब कॉपर सीनरी इनहेरिटेंस करते थे, जिसमें सारी की सारी वेल्थ इक्वली बट जाएगी, कि जो बट जाएगी जितने भी बेटे हैं उन सब में। मुगल्स रिलेशंस विद अदर रूलर्स। तो जो मुगल रूलर्स थे ना, ये कॉन्स्टेंटली कैंपेन करते रहते थे, मिलिट्री कैंपेन्स, और जो दूसरे रूलर्स उनको उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे ना, उनके अगेंस्ट करते थे ये कैंपेन ज्यादातर, जो स्वीकारते नहीं थे मुगल्स को। तो जैसे जैसे देखो मुगल्स पावरफुल बनते गए, तो काफी दूसरे राजपूत रूलर्स ने भी और दूसरे भी रूलर्स ने उनको अपनी मंशा से भी ज्वाइन कर लिया था। और राजपूत इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। काफी जो है ना राजपूत रूलर्स, उनकी डॉटर्स मुगल फैमिलीज में मैरिड थी, तो इनसे उनको हाई पोजीशंस भी मिलती थी। लेकिन काफी राजपूत फैमिलीज ने रेजिस्ट भी किया इसको। तो इधर देखो एग्जाम्पल दिया दिखाया हुआ है। तो जो मुगल रूलर जहांगीर थे ना, उनकी मदर एक कचवाहा प्रिंसेस थी, और उनकी मदर आमेर के राजपूत रूलर की डॉटर थी। आमेर जो है ये आज के दिन में जयपुर वाला एरिया है। और दूसरा एग्जाम्पल मिलता है कि जो शाहजहां की मदर थी, वो एक राठौड़ प्रिंसेस थी, और वो मारवाड़ के राजपूत रूलर की डॉटर थी, जोधपुर। लेकिन देखो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिसोदिया राजपूत जो थे ना मेवाड़ के, इन्होंने मुगल अथॉरिटी को काफी समय तक डिनाई किया, तो इन्होंने जंग भी लड़ी। लेकिन जंग में सिसोदिया राजपूत जब एक बार मुगल से हार गए ना, तो मुगल्स ने इनको काफी ऑनरेबली ट्रीट किया और उनको उनके लैंड वापस कर दिए एज असाइनमेंट्स, वतन जागीर की तरह वापस कर दिया। जागीर क्या होता है ये आप आगे समझोगे अभी चैप्टर में ही। लेकिन उनको उनके लैंड्स वापस कर दिए। तो ये जो बैलेंस रखते थे ना मुगल्स लोग, कि हम हरा देंगे ओपोनेंट को लेकिन उनको ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। तो इस कारण से ना मुगल्स का इन्फ्लुएंस दूसरे किंग्स और चीफटेन्स पर भी काफी बढ़ा। लेकिन कई बार ये डिफिकल्ट भी हो जाता था कि इस तरह का बैलेंस रखा जाए कि हरा के बेइज्जत नहीं करना। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। तो देखो जैसे जैसे एम्पायर एक्सपेंड होती गई रीजन में, तो मुगल्स ने ना अलग अलग तरह के लोगों को रिक्रूट कर लिया। स्टार्ट तो उन्होंने किया था कुछ तुर्किश नोबल्स के साथ, लेकिन फिर उन्होंने ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास और दूसरे ग्रुप्स को भी अपने साथ ले लिया। जिन्होंने मुगल सर्विसेज के लिए ज्वाइन किया, उनको मनसबदार कहा गया। उन्हें मनसबदार की तरह ज्वाइन करना पड़ा। तो ये जो शब्द है ना मनसबदार, ये एक उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके जो एक मनसब को होल्ड करता है। मनसब मतलब कोई भी रैंक या पोजीशन। तो देखो इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स। तो ये जो मनसब है ना, ये एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि मुगल्स यूज करते थे रैंक, सैलरी या मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने के लिए। रैंक्स और सैलरीज थी ना, ये जात पर डिपेंडेंट थी। रैंक्स एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट। तो देखो रैंक्स और सैलरीज ये न्यूमेरिकल वैल्यू जाट पर डिपेंडेंट थी। जितना ज्यादा जाट होता था किसी एक व्यक्ति का, उसको उतनी ज्यादा प्रेस्टीज मिलता था, और उतना ही कोर्ट में अच्छी पोजीशन मिलती थी और ज्यादा सैलरी भी मिलती थी। तो देखो जात रैंकिंग। देखो नोबल्स जिनके पास जात ना 5,000 से ज्यादा होता था, या 5,000 होता था, उनको उनसे हायर प्लेस किया जाता था जिनका जात सिर्फ 1,000 है। तो देखो अकबर की रीन में 29 मनसबदार ऐसे थे जिनके पास 5,000 जात था। लेकिन औरंगजेब की रीन में ऐसे 79 मनसबदार थे जिनका जात रैंक की जात 5,000 से ज्यादा था। तो देखो जो मनसबदार होता है उसके पास कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, जिसके कारण उसको ना हमेशा एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैवेलरी मैन रिक्रूट करना पड़ता है। कैवेलरी मैन मतलब सवार कहते थे, मतलब घोड़े पे जो सवार होता है ना, ये ऊपर पिक्चर में भी दिखाया हुआ था कैवेलरी मैन। नहीं, आगे भी एक अच्छी पिक्चर आती है, देखो ये रही। एक मनसबदार अपने सवार के साथ मार्च करता हुआ इस पिक्चर में।
तो देखो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण मनसबदार को कुछ सवारों को रिक्रूट करना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था उन्हें एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार। तो मनसबदार क्या करता था, वो कैवेलरी मैन को लाता था और उनको रिव्यू करता था, फिर उन्हें रजिस्टर भी करता था, फिर उनके हॉर्सेस को ब्रांड भी करता था, मतलब कि उनका एक हॉर्स फिक्स कर दिया जाए, कोई इस तरह से चीटिंग ना करे कि भाई हॉर्स कोई है और मनसबदार कोई और बना हुआ है। तो मनसबदार उनके हॉर्स को भी अच्छी तरह से पहचान लेता था और फिर बाद में वो एम्पायर से कुछ पैसे ले लेता था उनको सैलरी की तरह पे करने के लिए। तो मनसबदार को सैलरीज रिवेन्यू असाइनमेंट्स की तरह मिलती थी, मतलब जिन्हें जागीर कहा जाता है। मनसबदार को ना उनकी सैलरीज जागीर की तरह मिलती थी, जो कि कुछ ना इक्ता की तरह ही होती है। लास्ट चैप्टर में हमने इक्ता पढ़ा था कि इक्ता इक्ता को होल्ड करने वाला मुक्ति, मुक्ति उधर अपना इन्फ्लुएंस रखता है, कलेक्ट करता है सब कुछ। तो देखो मनसबदार और मुक्ति में लेकिन फर्क होता है। देखो मनसबदार ना इक्ता में, मतलब मनसबदार के लिए इक्ता उसकी जागीर है, मुक्ति तो अपनी इक्ता में स्टे करता है, लेकिन मनसबदार अपने जागीर में स्टे नहीं करता, जो इसको लैंड मिली है ना उसमें स्टे नहीं करता, और ना ही उधर को अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। मनसबदार को सिर्फ उधर से रिवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिले हुए हैं, और ये रिवेन्यू भी मनसबदार के सर्वेंट्स लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और मनसबदार उस समय पर एम्पायर के दूसरे हिस्सों में सर्व कर रहा होता था। देखो इन अकबर्स reigns, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the मनसबदार। तो देखो अकबर के शासन में ना ये जागीर इस तरह से मनसबदार को दी जाती थी कि उस पर्टिकुलर जागीर से जो सैलरी आ रही है ना, वो रेवेन्यू आ रहा है, ये मनसबदार की सैलरी जितनी असाइंड है उसकी जात रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसके इक्वल ही हो, तो मनसबदार को एक अच्छा अमाउंट मिल जाता था इन जागीर से। लेकिन देखो औरंगजेब के रीन में ना ऐसा नहीं था। औरंगजेब का जब राज था ना तब जागीर से ना इतना पैसा नहीं आता था, मतलब जागीर ऐसे नहीं देते थे कि जितनी मनसबदार की जात रैंकिंग है, तो जागीर से थोड़ा कम ही पैसा आता था, तो मनसबदार एक तरह से चीटेड था उस टाइम पर। तो इसका देखो क्योंकि हमने पढ़ा कि औरंगजेब के टाइम पर मनसबदार ज्यादा थे, तो ऑब्वियस सी बात है जब मनसबदार ज्यादा है तो जागीर लेट मिलेगी, तो उनको जागीर के लिए भी काफी वेट करना पड़ता था। तो इस तरह के जो फैक्टर्स थे ना कि मनसबदार भी बहुत ज्यादा है, जागीर लेट मिलती है, उधर से पैसे कम कलेक्ट कर पाता है, मनसबदार की असाइंड सैलरी के इक्वल नहीं ले पाता, तो इस तरह के फैक्टर्स के कारण ना जागीर में शॉर्टेज आने लगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो जो जागीरदार होते थे ना, जागीरदार कोशिश करते थे कि वो जितना ज्यादा रिवेन्यू ले सके अपनी जागीर से उतना ज्यादा रिवेन्यू ले ले, मतलब बहुत ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करते थे वो कोशिश कर करके। तो औरंगजेब इन सब को कंट्रोल नहीं कर पाया था अपने राज्यकाल के लास्ट के ईयर्स में, और इसीलिए पीजेंट्री जो होती थी ना, किसान लोग, वो बहुत ज्यादा सफर भी किए। जब्त एंड जमींदार, तो देखो जो मुगल एम्परर थे, मुगल रूलर्स थे, उनके पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो मेन सोर्स था ना, सोर्स ऑफ इनकम, वो किसान लोगों का जो भी प्रोड्यूस होता है उसमें से ही निकालते थे। तो उनका मेन सोर्स तो प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री था। तो कई प्लेसेस पर ना पीजेंट्स को काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था अपने रूरल एलाइट्स को। रूरल एलाइट्स जैसे जो भी उस पर्टिकुलर गांव का हेड हो या फिर चीफटेन हो, लोकल चीफटेन हो, तो इनको काफी टैक्स देना पड़ता था। तो मुगल्स ना ये जो कलेक्ट करते थे ना इंटरमीडिएटरीज, लोकल हेडमैन हो या बेशक कोई भी चीफटेन हो विलेज का, पावरफुल चीफटेन हो या फिर लोकल हेडमैन हो विलेज का, जो टैक्स कलेक्ट करता था, इनको जमींदार बुलाते थे। तो अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर जो तोडरमल थे ना, उन्होंने एक केयरफुल सर्वे किया क्रॉप की यील्ड्स पर, प्राइस पर, और एरिया कल्टीवेशन जितना भी होता है 10 साल के पीरियड के लिए 1570 से 1580। तो देखो उन्होंने जो तोडरमल ने डाटा लिया, इस डाटा के अकॉर्डिंग उन्होंने हर एक क्रॉप के लिए कुछ टैक्स फिक्स किया। हर एक प्रोविंस को ना, जो भी प्रोविंस थे, जैसे आज भी हमारे इंडिया में स्टेट्स है, उस टाइम पर मुगल एम्पायर में प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस को रिवेन्यू सर्कल्स में बांट दिया, जहां पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्रॉप के लिए रिवेन्यू रेट्स शेड्यूल कर दिए गए। तो ये जो रिवेन्यू सिस्टम था ना, इसको जब्त कहा जाता था, और ये उन एरियाज में तो अच्छी तरह चल पाता था जहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर सर्वे कर पाते थे
और अच्छे से अकाउंट्स रख पाते थे। लेकिन ये जो प्रोविंसेस जैसे गुजरात और बंगाल थे ना, इधर नहीं चल पाता था जब्त का सिस्टम। तो देखो कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पर जमींदार अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो ये जो जमींदार थे ना, ये इस तरह से मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स काफ़ी काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण भी कर देते थे, जिसके कारण विद्रोह भी हो जाता था। तो कभी कभी जो ये जमींदार और पीजेंट्स थे ना, जमींदार और किसान सेम कास्ट के हो गए, तो कभी कभी ये आपस में भी अलाय कर लेते थे और मिलकर मुगल अथॉरिटीज के अगेंस्ट विद्रोह कर देते थे। तो ये जो पीजेंट रिवोल्ट्स थी ना, इन्होंने मुगल एम्पायर के स्टेबिलिटी को काफ़ी चैलेंज किया है 17th सेंचुरी के एंड के टाइम में। तो देखो इस पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है ये अब्यूज ऑफ पावर। इसमें देखो एक करप्ट ऑफिसर ब्राइब ले रहा है, और इसमें एक टैक्स कलेक्टर पीजेंट्स को पनिश कर रहा है। और ये देखो ये डिटेल्स कहाँ से मिलती है, डिटेल्स मिलती है शाहजहाँ के टाइम के, शाहजहाँ के रीन्स के मिनिएचर्स में, मतलब उस टाइम की बात है शाहजहाँ के टाइम की। अकबरनामा एंड ऐन अकबरी। तो देखो अकबर ने ना एक बार अपने क्लोज्ड फ्रेंड और उनके कोर्ट में बैठने वाले अबुल फजल को कहा कि उनके राज्यकाल की हिस्ट्री लिखे। तो अबुल फजल ने एक 3 वॉल्यूम की हिस्ट्री लिखी, जो कि अकबर के राज्य के बारे में थी, जिसको उन्होंने टाइटल दिया अकबरनामा। जो पहली वॉल्यूम थी ना, उसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया था, और सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने अकबर के राज्यकाल में जो भी इवेंट्स थे ना उनको लिखा था। और थर्ड वॉल्यूम जिसको एन अकबरी भी कहा जाता है, इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रिवेन्यू, एम्पायर की ज्योग्राफी, इन सब बातों के बारे में लिखा गया है। और एन अकबरी में इतनी ज़्यादा डिटेल मिल जाती है कि इसमें इंडिया के रहने वाले लोगों के ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में भी बताया गया है। और एन अकबरी की एक खास बात तो ये है कि इसमें क्रॉप्स कितनी डाइवर्स है उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स दे दिया है। यील्ड्स, प्राइसेस, वेजेस, रिवेन्यूज, इन सब बातों के लिए भी काफ़ी डिटेल्स दी हुई है एन अकबरी में। नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। तो देखो मेहरुनिसा ने एम्परर जहांगीर से 1611 में शादी की थी और उनको टाइटल मिला था नूरजहां का। तो नूरजहां जो थी वो जहांगीर के लिए काफ़ी लॉयल और सपोर्टिव थी। तो इसीलिए उनके उनको एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर ने कुछ चांदी के सिक्के ऐसे छपवाए जिन पर एक तरफ टाइटल पर था जहांगीर, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल्स, मतलब एक तरफ तो सिक्के के ऐसे टाइटल्स थे जिसमें जहांगीर का मेंशन हो, और दूसरी तरफ इंस्क्राइब था स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां। नूरजहां के नाम से छापे गए हैं ये, स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां, क्वीन बेगम भी थी वो। और देखो ये इस इमेज में एक जो डॉक्यूमेंट दिखाया गया है, ये डॉक्यूमेंट है ना, ये नूरजहां का फरमान है, नूरजहां फरमान ऑर्डर। तो देखो इसमें जो ये स्क्वायर सील है ना, इसमें लिखा हुआ है कमांड ओवर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम। तो मतलब नूरजहां जो कि बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और काफ़ी मान्य भी है, उनकी कमांड से ये बनाया गया है, फरमान है। और ये जो राउंड सील है ये बताती है बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर, मतलब जहांगीर, शाह जहांगीर के सूर्य से जो नूरजहां है वो भी चांद के जितनी ब्रिलियंट हो गई है। मे नूरजहां बी द लेडी ऑफ द एज। तो ये राउंड सील ऐसा बता रही है। तो इस इनसे पता लगता है कि जहांगीर के कोर्ट पर ना नूरजहां का काफी इन्फ्लुएंस था। सुलह कुल। तो देखो जहांगीर जो कि अकबर के सन है, ये अपने फादर की पॉलिसी सुलह कुल को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड्स। तो जैसे कि डिवाइन कंपैशन मतलब जो भी डिवाइन है उनके दया का इतना एक्सपेंस है कि उसमें सब क्लासेस के लोग और फॉलोअर्स बेशक किसी भी क्रीड के हो, सब पर दया करते हैं। तो उसी तरह से जो अकबर के डोमिनियंस है ना, जो कि चारों तरफ से मतलब अकबर का राज्य जो कि सिर्फ समुद्र जिसकी लिमिट है, उधर भी हर एक धर्म के प्रोफेसर्स के लिए जगह है, और हर एक बिलीफ के लोगों के लिए भी जगह है, सही हो या गलत हो सबके लिए जगह है। और रोड टू इंटॉलरेंस वाज क्लोज्ड, मतलब ये जो इनटॉलरेंस की नीति थी ना, कि जो भी कुछ ऐसा कर दे जो टॉलरेट ना हो, उसके साथ कुछ गलत करना, ये रोड टू इंटॉलरेंस वाज क्लोज्ड।
सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में मिलते हैं, क्रिश्चियंस और ज्यू एक ही चर्च में प्रे करते हैं। तो अ, जहांगीर के अकॉर्डिंग ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस। तो शाह अकबर ने कंसिस्टेंटली ये जो प्रिंसिपल है ना यूनिवर्सल पीस का, जिसे सुलह कुल भी कहा जाता है, इसको फॉलो किया है। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एफिशिएंसी थी ना मुगल एम्पायर की, इसके कारण काफी इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी एम्पायर में फैली थी। लेकिन फिर भी देखो इंटरनेशनल जो ट्रेवलर्स थे ना उसको उन्होंने फेबल लैंड ऑफ वेल्थ बताया इसको, मतलब कि सिर्फ झूठा दिखावा है वेल्थ का, इंटरनेशनल ट्रेवल्स ने ऐसा कहा। तो देखो ये एक तरफ तो काफी दुखी थे, जो थी पॉवर्टी थी मुगल एम्पायर में, और दूसरी तरफ ये चौंक भी गए थे क्योंकि ये एक ऐसी साइड भी थी जहाँ पर बहुत ज्यादा समृद्धि थी, मतलब जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गरीब भी थे और बहुत ज्यादा अमीर भी थे। तो ये इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा थी। 20th सेंचुरी में देखो शाहजहां के राज्यकाल से एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि जो टोटल 8,000 मनसबदार है ना उसमें से हाईएस्ट रैंकिंग के मनसबदार सिर्फ 445 है, 8,000 में से सिर्फ 445 है। तो इसका मतलब ये जो इतना छोटा सा नंबर है 445 8,000 में से, ये सिर्फ 5.6% है टोटल मनसबदार्स का, जिनको जिनको टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो होती है ना एम्पायर की उसका 61.5% मिल रहा है सैलरीज की तरह अपने लिए और अपने ट्रूप्स के लिए। मतलब सिर्फ 8,000 में से 445 मनसबदार को टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू है ना जो एम्पायर का उसका 61.5% मिल रहा है। मतलब ये तो बहुत ज्यादा सही में ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस है इनके पास, बहुत ज्यादा ही समृद्धि है। तो मुगल एम्परर्स जो और उनके जो मनसबदार थे ना, ये इनको जो पैसे मिलते थे ना उसका बहुत सारा हिस्सा तो ये सैलरीज और गुड्स में ही, मतलब सामान में ही खर्च कर देते थे, क्योंकि ये जो मनसबदार है इनको सेना भी रखनी है, कैवेलरी भी रखनी है, और भी काम है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता था ना, ये आर्टिसंस और पिजेंट्रीज को बेनिफिट करता था, लेकिन उनको ही जो कि इन मनसबदार्स को गुड्स या फिर प्रोड्यूस सप्लाई करते थे। लेकिन देखो जब ये सब मनसबदार या फिर एम्पायर रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, तो ये जब रिवेन्यू कलेक्ट करते थे तो इतना रिवेन्यू ले लेते थे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है ना सामान को पहले स्टेज पर बनाने वाला, बेचने वाले के पास, जो सप्लाई करता है मनसबदार को उसके पास तो बहुत पैसे आते थे, लेकिन मनसबदार जिससे लेता है, मतलब मनसबदार को जो सप्लाई कर रहा है वो भी तो किसी से ले रहा है, जो सामान बना रहा है उससे ले रहा है। तो जो सामान बना रहा है ना प्राइमरी प्रोड्यूसर जो पीजेंट या आर्टिसन हो, उसके पास से तो कुछ भी नहीं बचता था, उससे इतना ज्यादा रिवेन्यू ले लिया जाता था कि वो अपना सिर्फ खर्चा निकाल के जी सके, इतना ही बचता था उसके पास। और उनके पास इतना तो था ही नहीं कि वो कोई एडिशनल टूल ले ले, कोई भी टूल या सप्लाई ले ले जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो जो वेल्दियर पीजेंट्री और आर्टिसनल ग्रुप थे, मतलब जो पहले से पैसे वाले लोग थे, मर्चेंट्स और बैंकर्स थे, वो तो इस तरह के इकोनॉमिक वर्ल्ड से काफी ज्यादा प्रॉफिट ले रहे थे। लेकिन ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे ना, ये तो गरीब ही थे, इनके पास पैसे कम थे और बहुत ज्यादा पुअर थे। तो ये जो देखो इनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्सेज थी ना मुगल एलाइट्स के पास, इसके कारण ये काफी पावरफुल समूह बन के उभरे थे लोग, मतलब ये काफी पावरफुल होते गए। लेट 17th सेंचुरी में ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल एम्पायर घटता गया, मुगल एम्पायर एम्परर्स की अथॉरिटी घटती गई, तो उनके जो सर्वेंट्स थे ना वो काफी पावरफुल होते गए और पावरफुल सेंटर ऑफ पावर बन गए। मतलब कि अपने अपने रीजन्स में ना उन मुगल्स के सर्वेंट्स काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। तो उन्होंने अपनी अपनी नई नई डायनेस्टीज बना ली और अपने अलग अलग प्रोविंसेस स्थापित कर लिए, जैसे हैदराबाद और अवध। तो देखो ये जो नए प्रोविंसेस इन्होंने अपने अपने स्थापित किए, अपने अपने रीजन में इनकी पावर ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी ये अपने आप को मुगल एम्पायर इन दिल्ली जो था ना, दिल्ली में बैठा जो भी मुगल बादशाह है उसको अपना मास्टर मानते थे। लेकिन देखो जब 18th सेंचुरी आई ना, तो 18th सेंचुरी में ये जो प्रोविंसेस थे सेपरेट प्रोविंसेस, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते गए और इन्होंने इतना मजबूत कर लिया अपने आप को कि इनकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज बन गई, ये इंडिपेंडेंट हो गए मुगल एम्पायर से। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।